Hello everyone, so in this video we are going to discuss fundamental rights. That is a very important concept and very complex concept also. लेकिन मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जितना कम किया जा सके और आपको जितनी साधारण तरीके से समझा सके ताकि आप टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ. सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल. आज रिपब्लिक डे है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपब्लिक डे? सो व्हेन आई आस्क्ड दिस फ्रॉम वन ऑफ माय कजन, उसने कहा कि 1930 में 26 ऑफ जनवरी को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं. ये जहाँ तक डेट का सवाल है 26 जनवरी, वो तो सही है कि 26 जनवरी को चूज क्यों किया, लेकिन रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन हमारा देश जो है रिपब्लिक बना. कोई राजतंत्र नहीं रहा इंडिया, जो कि पहले होता था. पहले इस कंट्री पे राजा लोग राज करते थे, उसके बाद बादशाह लोग राज करना शुरू किए. तो कोई राजा या बादशाह राज नहीं करेगा, प्रजा राज करेगी. इस दिन हमारा देश जो है प्रजातंत्र बना, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको भी प्रजा चूज करेगी. तो हमारे हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी प्रजा द्वारा चूज होते हैं, ऑल्दो इनडायरेक्टली. एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस कि हमारा देश राजतंत्र से एक प्रजातंत्र बन गया. यही रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस है. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स है, उसको भी हम देखेंगे. वो क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं मैग्ना कार्टा क्या था. 2015 यूके में मैग्ना कार्टा इशू हुआ था. तो मैग्ना कार्टा को ऐसा पहला डॉक्यूमेंट बोलते हैं जो सिविलियंस को दिया गया था राजाओं के तरफ से, जिसमें उनको कुछ राइट्स दिए गए थे, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था. तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. उसके बाद इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि मैग्ना कार्टा आया तो सिविलियंस ने अपना राइट डिमांड किया, कि अपना हक मांगा, तो उसको थोड़ा मिला. बाद में सोसाइटी और इवॉल्व हुई. तब क्या होगा? तब एक न्यू रिजीम आएगा जहाँ पे एक नए तरह का पॉलिटिकल सिस्टम आएगा जिसको डेमोक्रेसी बोलेंगे या पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलेंगे. तो अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा और फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा. तो अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको बोलेंगे बिल ऑफ राइट्स, और जो फ्रांस में कॉन्सेप्ट होगा उसको बोलेंगे राइट्स ऑफ मेन. तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है? बिल ऑफ राइट्स, या लिया गया है या इंस्पायर्ड है बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से. तो ये हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से इंस्पायर्ड है. अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक फ्रेज है जो बहुत फेमस है, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट दे आर इंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर विथ सर्टेन अनएलिएनेबल राइट्स, दैट अमंग दीज आर लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. एक मूवी भी आई थी जो आप सबने शायद देखा होगा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. तो उसका जो टाइटल है यहीं से लिया गया है. तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं ना जो एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सब बराबर हैं और हमको अपना लाइफ को अच्छे से जीने के लिए वो चाहिए. उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. और एक और कन्फ्यूज़न है, उसको भी क्लियर करते हैं. वो है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स. इसमें अंतर क्या होता है? तो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे राइट्स लिखे गए हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. जबकि कहीं और अगर कोई राइट दिया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी जो है आर्टिकल 300 के आसपास में है, तो वो जो है बेसिकली एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. उसके बाद है लीगल राइट. इंडिया में आईपीसी है, सीआरपीसी है, और एक्ट बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. तो उसके अंदर अगर कोई राइट्स किसी को दिए जाते हैं तो उसको लीगल राइट बोलते हैं. अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं. ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है समझना. क्यों जरूरी है? क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर अगर टेस्ट आप देखोगे तो आप पाओगे कुछ क्वेश्चन हेजेमनी से था, दूसरा था आपको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से, टोटलिटेरियन स्टेट से एक क्वेश्चन था. तो इस तरह के जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछ रही है टेस्ट. तो हो सकता है ये पूछ दे. ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओगे. 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स होते हैं. ठीक है, पहला जनरेशन होता है
वो थोड़ा बहुत बेस्ड है लिबर्टी के ऊपर, दूसरा है इक्वालिटी के ऊपर, और तीसरा बोल लीजिए लूजली बेस्ड है फ्रेटर्निटी के ऊपर। अब ये इसको समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट क्या होता है? इट फोकसेस ऑन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि पहले जो था सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो ये जो एडल्ट सफरेज है ये एक तरह का क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट हो गया। दे आर सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर एंड सर्व नेगेटिवली टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सेसेस ऑफ द स्टेट। सेकेंड जनरेशन राइट ये क्या होता है? सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड बिलोंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। तो बेसिकली पहला तो हो गया कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये सबका राइट होगा। दूसरा, जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबको हो गया तो इक्वालिटी की बात हुई। डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो दे आर फंडामेंटली इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इन नेचर। ऐसे राइट्स मिले जैसे मनरेगा है फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वर्क है, तो राइट टू वर्क एक तरह का क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन राइट हो गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन राइट क्या है? थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट है। मैंने इन्वायरमेंट का वीडियो जब बनाया था तो उसमें भी शायद बोला होगा, अगर नहीं बोला तो ध्यान दीजिएगा इसको। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट गो बियॉन्ड द मियर सिविल एंड सोशल एज एक्सप्रेस्ड इन मेनी प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज, यानी कि उनको सिर्फ सिविल या सोशल से रिलेशन नहीं है, उससे एक स्टेप आगे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने बताया था 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोल्म में डिक्लेरेशन हुआ था इन्वायरमेंट को लेकर। दूसरा 1992 में रियो डिक्लेरेशन हुआ था ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड अदर पीसेज ऑफ जनरली एस्पिरेशनल सॉफ्ट लॉ, इसको सॉफ्ट लॉ भी बोलते हैं। तो पहला समझ गया, पहला था पॉलिटिकल राइट, दूसरा था इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट, और थर्ड जो है वो है एक तरह का सॉफ्ट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इस तरह का। तो ये सारा जनरेशन ऑफ राइट हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्वेजन बाय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जो इन्वेजन होता है फंडामेंटल राइट्स पे तो उसको जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ एक पॉइंट आता है कि ये जुडिशरी खुद से भी प्रोटेक्ट करती है, तो हाँ, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है या राइट है उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी द्वारा उसको प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसके थ्रू करती है। इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो लॉ फॉलो होगा, लेकिन इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी लॉ नहीं बना सकती है। इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसको वैसा ही लॉ बनाना पड़ेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। यहाँ से एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट करेगी और उसमें वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आधार एक्ट बना था कुछ साल पहले, NJAC बना था, वो दोनों ही नल एंड वॉइड हो गए थे। अभी हम देखेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इस पे निर्भर है। अगर ये राइट ना रहे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था B.R. अम्बेडकर ने और उनका मानना था ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इनमें से कोई सा भी राइट आपको नहीं मिलता है तो आप इसका रिकॉर्ड्स लेके जा सकते हैं और अपना राइट, अपना हक मांग सकते हैं। अब देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 बेसिकली आप बोल सकते हैं इस्टेब्लिशेस रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। अगर ये क्वेश्चन आता है कि रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल से इमेनेट होता है, निकल के आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट मीन्स चाहे कोई भी हो वो जो है लॉ के सामने बराबर है, तो ये रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि एक मूवी आई थी इसी नाम पे, तो आपको थोड़ा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए।
तो ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो वो ग्राउंड्स कौन से हैं? 5 हैं। क्या क्या है? रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। तो इस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप मतलब स्टेट। अब आर्टिकल 16 जो है वो प्रमोट करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कुछ बेसिस, 7 बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। उसमें भी रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स भी है, और साथ में उसमें प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी आता है और डिसेंट भी आता है। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी, और इसको एब्सोल्यूट राइट भी बोलते हैं। यानी कि ये न सिर्फ गवर्नमेंट के विरुद्ध है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, बल्कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी कोई भी फॉलो नहीं कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई भी इंसान टाइटल नहीं रख सकता है। पहले जो है बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे, खासकर ब्रिटिश एरा में, जैसे राय बहादुर हो गया या राजा हो गया, तो वैसे टाइटल्स आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सारे लोग बराबर है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उसने ये बताया था कि जो भारत रत्न है या फिर पद्मा अवार्ड जो दिए जाते हैं वो एक तरह का टाइटल नहीं है आर्टिकल 18 के अंडर। उसके बाद राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे आर्टिकल हैं और ये आर्टिकल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम ये सारे आर्टिकल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बेसिकली हमें हक देता है फ्री स्पीच के लिए। ये बोलता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें फ्रीडम है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। अगर हमारे पास आर्म्स नहीं है तो पीसफुली हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। सी बोलता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रेड यूनियंस पढ़ना है। डी बोलता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद ई बोलता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी चाहें तो वहां जाके बस सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर था वहां पे पहले प्रॉपर्टी ओन करना अलाउड नहीं था, वहां भी जाके आप जमीन खरीद सकते हैं। जी जो है वो बोलता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेके अभी मुंबई में बहुत सारे बार हैं जहां डांसर्स होती थी, तो उसको बैन कर दिया गया था बहुत पहले। तो इनका केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि वो भी उनका प्रोफेशन है तो उनको अलाउ होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बार डांसर्स थी वो अगर नहीं करेंगी तो उनका घर बार नहीं चल पाएगा उससे। और डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कैसा भी जॉब है तो उसमें भी डिग्निटी है। तो वी हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सो बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ए में, वहीं से फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 20। ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसमें बेसिकली 3 बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर कोई आदमी कुछ ऑफेंस करता है और पकड़ा जाता है तो उसको इस आर्टिकल के थ्रू कुछ राइट्स मिले हुए हैं। पहला, नो पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब ऑफेंस कमिट किया तो उसमें प्रोविजन था कि आपको 2 साल की सजा होगी, लेकिन आपने कमिट किया था 2010 में और 2015 में एक लॉ बना कि आपके ऑफेंस के लिए आपको 7 साल की सजा होगी। उसी ऑफेंस के लिए लोगों को 7 साल की सजा होगी और आप पकड़े जाते हैं 2020 में, तो आपको वही सजा होगी जब आपने कमिट किया था 2010 में। तो उस समय जो रूल था ना उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी का रूल के अनुसार आपको सजा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही क्राइम के लिए 2 कोर्ट अलग अलग 2 बार आपको सजा नहीं सुना सकता है, वो एक ही बार सुनाएगा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो आपसे आप ही के विरुद्ध सबूत नहीं मांगा जा सकता है। आर्टिकल 21 जो है शायद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो आर्टिकल 21 को लेके कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं पिछले कुछ सालों में जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
उसको हम एक बार करके देख लेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला है राइट टू डाई विथ डिग्निटी इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। मान लीजिए किसी इंसान को ऐसा इलनेस हो गया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता है और हर एक दिन उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। वो एग्जिस्ट जो कर रहा है ना, मतलब जिंदा जब है तो उसको ज़्यादा दुख है, ज़्यादा कष्ट है। उससे अच्छा होता अगर वो पीसफुली मर जाता। तो अगर वो रेडी होता है वैसे डेथ के लिए तो वो उसको फंडामेंटल राइट जो है वो अगर लाइफ के लिए है तो डेथ के लिए भी है, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ साल पहले आया था जजमेंट। दूसरा है अटेम्प्ट टू सुसाइड डीक्रिमिनलाइज, यानी कि पहले शायद ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था कि सुसाइड जो है उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, लेकिन अभी उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। सो बेसिकली सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं वो एक तरह का फेज होता है। इंसान एक ऐसे फेज में चला जाता है कि उसको लगता है कि लाइफ को एंड कर देना ही सॉल्यूशन है, लेकिन वो फेज बहुत छोटे टाइम का होता है। अगर वो फेज से फिर बाहर आ जाए तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना के उसको अगर हम पनिश करेंगे तो ये इनह्यूमन हो जाएगा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने EPCA एक बॉडी है जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करती है एनसीआर रीजन में, उसको फॉर्म किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी जो है आपको पता होगा, अभी जजमेंट आया था कुछ साल पहले, वो फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 21, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद है राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वन चॉइस, जो कि हालिया जजमेंट में आया था। ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। नाउ कम टू विशाखा गाइडलाइन, जो कि इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बेसिकली जो वर्क प्लेस होता है ना, जो ऑफिसेस होते हैं या जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उन पे कमेंट पास होते हैं या फिर ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि उनको काम करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखते हैं विशाखा गाइडलाइन है क्या। द विशाखा गाइडलाइन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर द यूज इन इंडिया इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो यहाँ ये गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था और इसमें बताया गया था क्या सेक्सुअल हरासमेंट होता है, क्या नहीं होता है। They were promulgated by the Indian Supreme Court in 1997 and were superseded in 2013 by the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। और शायद 2014, 15, 16 पता नहीं कब, शायद 16 में जो टेस्ट का पेपर था उसमें इसके बारे में पूछा था आफ्टर अबाउट 2 to 3 years। तो हो सकता है कभी भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 से लिए गए हैं, जो कि नीचे आप पढ़ सकते हैं। इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गारंटी ऑफ जेंडर इक्वालिटी, राइट टू वर्क विथ ह्यूमन डिग्निटी इन आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेफगार्ड्स अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ना, उसी के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आपको हक देते हैं कि जब का सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है वर्क प्लेस पे तो आप लीगल रिकोर्स ले सकते हैं। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम में 21 A आता है जो बोलता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिसाइड। तो इसके लिए लॉ बनाया कौन सा, राइट टू एजुकेशन लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन लॉ, ये 21 A में आता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है 21 A आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 22 ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी इंसान को आप अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो तो उसको सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ये इसका प्रोविजन है कि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है अगर उसको अरेस्ट किए हो तो उसको लीगल रिकोर्स लेने का पूरा फ्रीडम है, यानी कि वो अपने लिए वकील रख सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है। तीसरा है मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours, यानी कि अगर कोई इंसान अरेस्ट होता है तो
उसको अगर ज़्यादा दिन तक रखना है कस्टडी में तो पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए जो है 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कुछ प्रोविज़न है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि जब किसी आदमी को अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो अशांति फैल सकती है, तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जाता है बिना इसमें जो राइट्स दिए गए हैं उसके, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक एग्जाम्पल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का है यूआपा एक्ट जो है, उसके तहत बहुत सारे लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है विदाउट एनी लीगल रिकोर्स। वो कोई जज या किसी कोर्ट में जाके अपना बात नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। यूआपा जो है उसका विरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि अगर स्टेट चाहे तो यूआपा के अंदर किसी एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट बता सकती है, उसको सीधे बोल सकती है कि ही इज अ टेररिस्ट और उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई विल ऑल्सो मेक अनदर वीडियो इन विच आई विल कवर रेस्ट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद जो है हम MCQ का वीडियो देखेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर होगा।